नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब इंडिया गेट पे स्थापित हो गए। कई सारे सवाल कुछ विपक्ष के नेता, कुछ वामपंथी फर्जी पत्रकार, कुछ इतिहासकार वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये कहीं जरूरत से ज्यादा सुभाष चंद्र बोस को इज्जत तो नहीं दे दी गई। जिन लोगों ने नेहरू गांधी खानदान को आसमान पे बिठाने का और स्वतंत्रता संग्राम का सारा क्रेडिट देने का ठेका ले रखा था, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदली, जिनका घर चला, वो ये सवाल तो पूछेंगे ही। लेकिन आप अपने बच्चों को सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या बताएंगे? उनकी वीरता, उनके कंट्रीब्यूशन, अंग्रेज क्यों उनसे डरते थे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमें बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोग कहते हैं, ये जो फर्जी इतिहासकार जो वामपंथी हैं वो कहते हैं वो तो फासिस्ट लोगों के साथ जाकर के मिल गए, वो तो कायर थे, हिम्मत नहीं थी उनमें। क्या वाकई इस आरोप में कोई दम है? मैं उन लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं ना, 15 मिनट के अंदर उनको एक्सपोज करने जा रहा हूँ, वो तैयार हो जाए सुनने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि भारत माता का, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यदि जितने वीरों का नाम लिया जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। जिसके कारण हमको स्वतंत्रता मिली, उसको नेहरू परिवार ने और कांग्रेस ने इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया। जो सम्मान मिलना चाहिए था कभी नहीं मिला। दो लोगों के साथ अन्याय किया नेहरू परिवार ने, कांग्रेस ने, सुभाष चंद्र बोस जी और वल्लभ भाई पटेल जी। दोनों के साथ अन्याय हुआ है और दोनों को इतिहास की किताब में वापस लाया जा रहा है। और अब तो सुभाष चंद्र बोस जी को इंडिया गेट पर स्थापित कर दिया गया है। अब तो जब आप वहाँ से जाओगे देखोगे सुभाष चंद्र बोस, बच्चे पूछेंगे कौन है, इन्होंने हमें आज़ादी दी, उसका उत्तर मिलेगा। कितने बहादुर थे वो? बताता हूँ। देखिए, बहुत साहसी व्यक्ति थे ये। कहा जाता है कि जब वो आईसीएस के इंटरव्यू के लिए, इंडियन सिविल सर्विस जो आईएएस का प्रेडिसेसर था उस समय अंग्रेजों का था, इंडियन सिविल सर्विस, तो इंटरव्यू में वो गए थे तो बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा गया, जो इंटरव्यूअर था पूछता है उनसे कि इस पंखे में कितने ब्लेड्स हैं। वो टेबल पे चढ़े और पंखा रोक दिया। बोला देखिए, इंटरव्यू में टेबल पे चढ़े और पंखा रोक दिया हाथ से। पहली बात। दूसरी बात, जब वो जर्मनी गए तो उसके बाद हिटलर ने उतना सपोर्ट नहीं किया जिसकी उनकी कल्पना थी, तो वो जापान जाना चाहते थे। उनको लगा कि जापान के साथ काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो जर्मनी से निकले तो हिटलर ने उनको सबमरीन जरूर दिया और कैप्टन को बताया गया कि ये इंडिया का इंजीनियर है, कुछ मैकेनिकल काम के लिए जापान जा रहा है, क्योंकि हिटलर तो बहुत गोपनीय रखता था सब बात। तो जब जर्मन सबमरीन में बैठे, U-180 सबमरीन का नाम था, U-180, और वो केप ऑफ गुड होप से चला और साउथ ईस्ट पोर्शन मडागास्कर तक पहुंचा। वहाँ से उस जर्मन कैप्टन को हुक्म था कि तुम आगे नहीं जाओगे, इनको बोट में उतार दो और ये अपना जापान सबमरीन में जाएं, वहाँ से निकल जाएं। वहाँ जब पहुँचे साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ मडागास्कर पे, और जब सी में, हाई सीज में पहुँचे, तो जर्मन कैप्टन बोलता है कि मिस्टर बोस, यू कैनॉट गो, नहीं जा सकते आप। 30 से 40 फीट जो है वो हल्फा ले रहा था, जो वेव्स था वो उछाल ले रहा था। वो बोला तो श्योर शॉट मौत है, आप बोट में बैठो, आपकी तो मौत इंतज़ार कर रही है, वापस चलते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, मैं वापस जाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं जाऊँगा सबमरीन तक। बोला आप मर जाइएगा। बोला वो स्वीकार है, लेकिन मैं पीछे नहीं जाऊँगा। वो बोट में बैठे और जापान सबमरीन पहुँचे, और जापान पहुँचे। एक आदमी को मौत का भय नहीं था। ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। और लोग उंगली उठाते हैं कि वो कायर थे। बेवकूफ़ लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कहावत है, एनिमी इज़ योर फ्रेंड। दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा नेचुरल दोस्त है। तो ब्रिटिश हमारा दुश्मन था। सुभाष चंद्र बोस जी तो यही समझते थे, भले ही नेहरू ना समझे।
एडविना से दोस्ती रखे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो जानते ही हमारा दुश्मन है। उसका दुश्मन कौन था? जर्मनी। उसका और कौन था? जापान। वो हमारा नेचुरल अलाई है। ये तो चाणक्य नीति है, इसमें कैरता की क्या बात है? मुझे एक बात बताइए कि एक कहानी जो किस तरीके से वो जर्मनी पहुँचे, हिंदुस्तान में उनके पीछे पूरी अंग्रेजी हुकूमत लगी हुई थी। जब वो घर में थे तो उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा होता था, फिर भी सब लोगों को चकमा देकर वो कैसे पहुंच गए वहाँ? ये बहुत ही मतलब लगता है ये कि आदमी फिल्म देख रहा है, इस तरह की कहानी है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कॉशन किया वायसरॉय को कि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत खतरनाक व्यक्ति है ब्रिटिश एम्पायर के लिए, इससे जल्दी मुक्ति दिलाने की जरूरत है। बहुत टॉर्चर कर गया इनको। तो ये किसी तरह से कलकत्ता से भागे, दाढ़ी उड़े बढ़ा लिया, कलकत्ता से भागे और कलकत्ता से भाग के पेशावर पहुँचे। तो चर्चिल को सूचना मिली कि ये हिंदुस्तान से निकल पड़ा है और ये पेशावर का रास्ता लेगा। तो चर्चिल ने हुक्म दिया कि इसको रास्ते में मार दो, खत्म कर दो। तो लेकिन आप देखिए सुभाष चंद्र बोस, आजकल हम बोलते हैं आईबी एफिशिएंट है वगैरह वगैरह, उनका नेटवर्किंग इंटेलिजेंस नेटवर्क देखिए आप। जब मैं मेजर अचीवमेंट पे बात करूंगा, उनकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पे बात करूंगा तो बताऊंगा कि कितना ब्रिलियंट आदमी थे वो। तो उनको पता चल गया कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस हम आर्मी हमको इंटेलिजेंस जो सोर्सेज हैं वो ठोक देंगे हमको। तो वो काबुल से, पेशावर से काबुल पैदल गए और जो उन्होंने एम्बुश रखा था ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट्स ने, वो एम्बुश को बाईपास। जब पैदल जा रहे हो तो किस रास्ते से कहाँ चले जाओगे क्या पता? सही बात है। खेती में निकल जाओ, कहीं निकल जाओ, पहाड़ पे निकल जाओ, वो अपना एम्बुश निकाली, एम्बुश बाईपास करके ये पहुंच गए काबुल। वहाँ से फिर मॉस्को, मॉस्को से बर्लिन और फिर जो मैंने शिप की कहानी बताई जापान। एक आदमी जिस ब्रिटिश एम्पायर से पंगा ले रहे थे, जो कहावत है कि सूर्य अस्त होता नहीं था ब्रिटिश एम्पायर में, वो सिंगल आदमी उनके पूरे इंटेलिजेंस को हरा देता है और जापान पहुंच जाता है। ये कम ब्रेवरी नहीं है, कम साहस का चीज़ नहीं है। लेकिन आपने कहा कि भाई चर्चिल उनको मारने की उन्होंने वो कह दिया। मुझे बात बताइए कि भाई ये अंग्रेज इनसे इतना डरते ही क्यों थे? देखिए, अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस जी से इसलिए डरते थे, मैं व्याख्या करता हूँ, कई पॉइंट्स हैं। पहला, 18 फरवरी 1946 को नेवल म्यूटनी हुआ जिसमें 79 शिप्स के क्रू रिवोल्ट कर गए, 20,000 नेवल सोल्जर्स रिवोल्ट किए और उन्होंने यूनियन जैक नीचे किया और हिंदुस्तान का तिरंगा फहरा दिया। 460 ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए, 460, एक दो नहीं, 460। उसके बाद दूसरा डर ब्रिटिश एम्पायर को, इंडियन नेशनल आर्मी के 60,000 योद्धा जो मौके की तलाश में कि सुभाष चंद्र बोस हुक्म तो दें, हम कूदेंगे मैदान में। तीसरा कि ब्रिटिश आर्मी को ये डर कि सुभाष चंद्र बोस जी इतने पॉपुलर हैं कि यदि वो एक बार उन्होंने आवाज़ दिया कि ब्रिटिश आर्मी में जितने हिंदुस्तानी हैं सोल्जर्स रिवोल्ट करो, हमारे साथ आ जाओ, ये पॉसिबिलिटी हो सकता था। ये डर कि 20,000 ब्रिटिश सोल्जर, प्योरली ब्रिटिश सोल्जर 20,000 थे, 20,000 या 40,000 थे, सॉरी 40,000 थे। तो 40,000 बाकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ, 24 लाख हमारे जो ट्रुप्स थे, हिंदुस्तानी ट्रुप्स, उसको डीकमीशन किया गया। तो वो तो रेडीमेड ट्रेंड मिलिट्री मैन है और यदि वो ज्वाइन करते हैं, INA का 60,000, इस 24 लाख लोग ज्वाइन करते हैं और अपने जो रेगुलर ट्रुप्स हैं ब्रिटिश आर्मी में वो रिवोल्ट करते हैं, तो ब्रिटेन का क्या होगा? तो ये सब जो डर था वो खा रहा था। उसके बाद ये जैसा मैंने कहा कि चर्चिल ने 1941 में हुक्म दिया कि जब वो पेशावर की तरफ जा रहे हैं, काबुल की तरफ, ख़त्म कर दो। उसके बाद तो ये सब हुआ ना, ये सब डर ब्रिटिश को खा रहा था। इसीलिए पहले सूचना थी कि 1948 में ब्रिटेन हम लोग को इंडिपेंडेंस देगा, स्वाधीनता देगा। 15 अगस्त 1947 को क्यों दिया? पहले ही दे दिया। डर इतना कि इसके पहले वहाँ के एक लॉर्ड ने वाइसराय को चिट्ठी लिखा कि इसके पहले कि हमको बेइज्जत करके भेज दिया जाए इस देश से बाहर, सम्मान के साथ निकल लो जल्दी। तो
48 के बदले 1947 में ही हमें तो ये जो आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आज़ादी का जो क्रेडिट नेहरू गांधी लेते हैं वो गलत है। देखिए, मैं गांधी जी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, बट नेहरू जी पे कंसंट्रेट करूँगा। ओके मैं कंसंट्रेट करूँगा, गांधी जी को उन पर टिप्पणी, लेकिन कुछ बोल मतलब ये समझ लीजिए, मैं रिफ्रेम कर देता हूँ, किसकी वजह से आज़ादी मिली? 1946 और 56 के बीच में 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में 53 कंट्रीज़ में आज़ादी बातचीत से नहीं मिली, सत्याग्रह से नहीं मिला, और गांधी जी और नेहरू जी तो वहाँ थे नहीं, तो उनके वजह से नहीं मिला। तो इनको इंडिपेंडेंस मिला कैसे? अच्छा, पार्टीशन नहीं हुआ उन लोग का, वो 50 देश में कोई पार्टीशन नहीं। तो हमें कैसे, हम लोग को कैसे बताया जाता है कि इन कारणों से हमें आज़ादी मिली? पहली बात। दूसरी बात कि सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरे ब्रिटिश आर्मी के माइट को, शक्ति को चुनौती दी। तीसरी बात कि उन्होंने एक डर पैदा किया ब्रिटिश एम्पायर में, जिस डर की वजह से 1948 के बदले 1947 में हमें आज़ादी मिली, जिसके डर की वजह से चर्चिल ने 1941 में कहा था कि सुभाष चंद्र बोस जी को हत्या कर दो, वो डर था। उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को कई बार समझाया कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते से आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने गांधी जी को कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश एम्पायर ने आपको क्या प्रॉमिस किया था, उसका सम्मान किया? नहीं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर वो गलती क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, इस बार ब्रिटिश एम्पायर हमें धोखा नहीं देगी। क्या गारंटी है? बातचीत से आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी हाथ ममोड़ के और लड़ने से मिलती है। और कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण उनका स्टेटमेंट्स है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहूँगा। दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, उन्होंने कहा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जाए, ये गीत है। जय हिंद का नारा, जो आज हम इंडियन आर्मी में पहले गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग होता था, ख़त्म। पहले हम लोग जवान हमको जय हिंद बोलता था, हम लोग जय हिंद बोलते थे, लेकिन ऑफिसर को गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, गुड आफ्टरनून सर, ऐसे चलता था। ये ख़त्म, अब सब सिर्फ जय हिंद है। जय हिंद। जवान बोलेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जय हिंद साहब, वो बोलेंगे जय हिंद। उसके बाद हम उनके ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पे आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, वो सुपर ऑर्गेनाइजर थे। कैसे? उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक क्रिएट किया कांग्रेस के अंदर, इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व स्वीकार किया 19 अगस्त 1942 में। 66,000 सोल्जर्स, जो रोमेल, अफ्रीका कोर के रोमेल ने सब हमारे ट्रुप्स को कैप्चर किया था, हिंदुस्तानी जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे, वो पूरा का पूरा हिटलर ने इनको हैंड ओवर कर दिया और ये इनकी सेना बन गई 66,000। फिर जैसा मैंने कहा, एनिमी इज एनिमी न्यू फ्रेंड, दुश्मन का दुश्मन आपका नेचुरल दोस्त है, तो जापान और जर्मनी से सपोर्ट मांगा। और डॉक्टर गोएबल्स ने जब ये जर्मनी पहुंचे तो जर्मनी, डॉक्टर गोएबल्स ने अनाउंस किया कि हिंदुस्तान का बहुत शक्तिशाली पॉलिटिशियन और फाइटर हिटलर जी से मिलने आ रहा है और सहायता मांगने आ रहा है। सही बात है। ये न्यूज़ को उसने उस पर फ़ायदा उठाया। वॉलंटियर कोर कांग्रेस के अंदर बनाया। मणिपुर से ब्रिटिशर्स को निकाला 14 अप्रैल 1944 को, और उसी दिन सुभाष चंद्र बोस जी ने हिंदुस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया। तो सचमुच में बोस जी हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, नॉट जवाहरलाल नेहरू मेरे अनुसार। कर्नल शौकत अली ने तिरंगा फहराया उस दिन। और 30 दिसंबर 1943 को अंडमान में बोस जी ने तिरंगा फहराया और गवर्नमेंट फॉर्म, प्रोविजनल गवर्नमेंट एग्जाइल में बनाया। और आपको जान के ताज्जुब होगी इनकी विजन, कितने बड़े विजनरी थे। अपना बैंकिंग सिस्टम खोला, अपने करेंसी निकाला, अपने स्कूल बनाए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए, मिलिट्री यूनिट्स बनाए, रानी झांसी रेजिमेंट बनाया। आप समझिए, एक आदमी अपना बैंकिंग सिस्टम खोल सकता है, करेंसी बना सकता है, कॉइन्स बना सकता है। और नेशनल एंथम, जो आप एक सुभाष चंद्र बोस जी का नेशनल एंथम है, वो एग्जाइल में हम्बर्ग में उन्होंने बनाया और पूरे हिंदुस्तान के जो लोग विदेश में थे उनको यूनाइट किया। और ताज्जुब की बात तो ये है कि रूस ने भी इंडियन नेशनल आर्मी को रिकॉग्नाइज किया। मतलब एक बड़े बहादुर तो थे ही, इंटेलेक्चुअल तो थे ही, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी भी उनमें बहुत ज़्यादा थी एकदम। अब मुझे ये बताइए कि आखिर में
बिल्कुल ही कम शब्दों में, वीडियो लंबा हो रहा है, कि उनका एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन अगर लिस्ट करें 5 बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन क्या है? 5 बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन ये हैं। ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती, ब्रिटिश एम्पायर को एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसके भय से ब्रिटिश एम्पायर 1948 के बदले 1947 में चली गई। और माउंटबेटन ने और एडविना ने जवाहरलाल नेहरू को एक बार बोला था कि यदि सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान में जिंदा आ गया तो तुम उसके पहरेदार की तरह नौकरी करोगे उसके पास, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। ये भय, ये एडविना जो फ्रेंड थी जवाहरलाल की, वो इसको समझा रही है कि सुभाष चंद्र बोस जी आ गए तो तुम्हारा हालत क्या होगा, तो पहरेदार रहोगे। उसके बाद विदेश जाना और ये भय क्रिएट करना ब्रिटिश माइंड में कि 66,000 ट्रूप्स अवेलेबल हैं, जो डीकमीशन हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हिंदुस्तानी ट्रूप्स वो अवेलेबल हैं, हिंदुस्तान की सेना बगावत कर सकती है मेरे एक कॉल पे। ये डर कम नहीं था, इसीलिए अपना इज्जत बचाने के लिए पूंछ दबा के ब्रिटिश एम्पायर भाग गया हिंदुस्तान से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।